तो एक हिसाब से अगर हम जाने तो पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? आचार्य भरत मुनि। लेकिन अलंकार के प्रतिष्ठापक या फिर जनक आचार्य भामह को माना जाता है। इनके अनुसार तो अब क्या हो गया, अलंकार भी रस का अंग हो गया। लेकिन आचार्य भामह ने कहा नहीं, अलंकार अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है। और उन्होंने, जैसे इन्होंने एक बड़ा सा ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा, वैसे ही आचार्य भामह ने काव्य अलंकार नामक एक ग्रंथ लिख करके पूरे अलंकार सेक्शन को अलग कर दिया। और आगे अलंकार का प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा जिसने दिया उनका नाम था आचार्य दंडी। प्रयोग किसी और ने किया है, पिता कोई और माना जाता है, परिभाषा देने वाला कोई और व्यक्ति है। इसमें तीन अलग अलग बातें हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब अलंकार तो मूल रूप से इसके दो ही भेद माने जाते हैं, एक तो शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। पर कुछ लोग कहते हैं कि एक उभय अलंकार भी होता है। पर आपको पढ़ना केवल क्या है, शब्द और अर्थ। यही दो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सवाल यह है कि आखिर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, अलंकार के जो दो भेद किए गए वो किस आधार पर किए गए, किस वजह से किए गए। तो शब्द में कहा गया कि जब कोई कवि अपनी कविता को लिखता है और उस कविता को लिखते समय वो शब्द को केंद्र में रखता है, वर्ण को केंद्र में रखता है, अक्षर को केंद्र में रखता है, और वो चाहता है कि इसको पढ़ते समय ही काव्य का आनंद की अनुभूति कर ले, पढ़ने में ही ये शानदार लगे, पढ़ने में ही इसका सौंदर्य उभर कर आ जाए, तो वहां क्या होता है, शब्द अलंकार। पर कुछ कवि ऐसे होते हैं जो शब्द, वर्ण और अक्षर पर विशेष ध्यान नहीं देते, वो अर्थ की गांभीर्य को, गंभीरता को बनाए रखना चाहते हैं। और जहां अर्थ की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए काव्य की पंक्तियां रची जाती हैं, वहां अर्थ अलंकार हो जाता है। तो शब्द और अर्थ में मूल अंतर यही है। जिसे कहा गया है कि शेष महेश गणेश दिरेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे ताहि हीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे में पहली पंक्ति है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि में सवर्ण कितना शानदार सजाया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो केंद्र में था वो शब्द को रखा गया था, यहां अर्थ की भूमिका नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं। कहीं वर्ण के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, कहीं वर्ण के द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है, कहीं शब्द के द्वारा सौंदर्य बनाया जाता है, कहीं वाक्य के द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है। तो ये तीनों स्थितियां मिला करके ही अर्थ अलंकार के अपोजिट शब्द अलंकार का वो सृजन करती है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद यही अर्थालंकार में अगर बात करें तो उसमें अर्थ की गंभीरता, जब आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने में वो बात नहीं रह जाएगी जो सौंदर्य उसके अर्थ से प्रदीप्त होता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, सुंदरता को बढ़ाना, ये जो है अलंकार का अर्थ है, ये बात विशेष तौर पर जानिएगा। सुंदरता को जन्म देना नहीं है, ध्यान रखिएगा।
और सवाल यही एक बार आया हुआ था हरियाणा पीजीटी में। उसमें पूछा था कि अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? रस उत्पन्न करना, सौंदर्य को जन्म देना, या चमत्कार पैदा करना, या पंक्ति के सौंदर्य को बढ़ाना। तो सिर्फ काम है बढ़ाना, वो जन्म देने में सामर्थ्य नहीं है, वो चमत्कार उत्पन्न करने में सामर्थ्य नहीं है। उसका काम है इसकी सौंदर्य यानी सुंदरता को बढ़ाना। अलंकरोति इति अलंकारः का आशय ही यही है कि जिस प्रकार स्त्री अपने शरीर पर गहने या आभूषण को धारण करती है तो उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य रूपी कामिनी, काव्य रूपी स्त्री जब अलंकार रूपी गहने को धारण करती है तो वो सुंदर हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री गहना पहने फिर वो सुंदर बनना शुरू होती है, नहीं, वो सुंदर है पर उसकी जो सुंदरता पहले से विद्यमान है उसमें सिर्फ वृद्धि होगी, सुंदरता का कभी जन्म नहीं होगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बना ही है दो शब्द से, अलम प्लस कार। एक बार यूपी पुलिस में यही सवाल था, अलम प्लस कार, और इसमें पूछा गया था कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो इसका आंसर उन्होंने मान लिया था अलम, और एक्चुअल में क्या है कि इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें केवल प्रत्यय है। ये अलम शब्द जो है ये है मूल शब्द, और जब किसी भी मूल शब्द में कोई शब्द का टुकड़ा या शब्दांश जोड़ा जाता है तो वो प्रत्यय हो जाता है, प्रत्यय। लेकिन उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग का दो मतलब होता है, एक तो उपसर्ग जो प्रयोग में आता है और दूसरा उपसर्ग का मतलब होता है पहले। तो यहां जिस आशय में सवाल पूछा गया था कि अलंकार में दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द में पहले कौन सा शब्द आया है, ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा। सवाल यही था कि इसमें पहला शब्द कौन सा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलम। इस आधार पर इसका उत्तर निर्धारित किया गया था। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये जान पाए मूल रूप से आपको क्या पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उभयालंकार नहीं पढ़ना है। और शब्दालंकार के भी कुछ लिमिटेड रेंज है, अर्थालंकार बहुत है, कम से कम लगभग 900 से ज्यादा अलंकार होते हैं, और आपको कुल मिलाकर के 15, 20, 21 पढ़ा देंगे, जिससे मान लीजिए ये परीक्षा या इसके समकक्ष कोई और परीक्षा होगी तो आप आसानी से कर पाए। चलिए ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें या हेडिंग बनाए हम बोल दे रहे हैं, लिखिएगा। अलंकार में अलंकार शब्द अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार शब्द अलम प्लस कार से मिलकर बना है। जहां अलम का अर्थ आभूषण तथा जहां अलम का अर्थ आभूषण तथा कार का अर्थ करने वाला है। जहां अलम का अर्थ आभूषण तथा कार का अर्थ करने वाला है, अर्थात अलंकार का कार्य, अर्थात अलंकार का कार्य सौंदर्य में वृद्धि करना होता है, सौंदर्य में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, ये सर्वोत्तम लिखी हो, क्या लिखी हो जी, किताब दो जरा, कॉपी। अभी गलत है, सर्वप्रथम लिखना है, अभी भी गलत है।
अभी भी गलत है। अब सही है। अरे बोर्ड पर देखने को समय, इनके पास समय कहाँ है। वर्तनी शुद्धि में बड़ी दिक्कत आती है भाई आप लोगों को। तहस नहस कर दिया, पता नहीं क्या मैं पढ़ा रहा था। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, ये तो डर के नाते सर्वप्रथम लिखी ही नहीं, कहां लिखी हो। अच्छा ठीक है। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है, जो इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक, यमक और दीपक। पहला उपमा, रूपक, अभी तुम 1.5 किलोमीटर पीछे ही हो। अब इसके बाद यही लिखना है, चार जो किया है वो चारों का नाम, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जबकि अलंकार के प्रतिष्ठापक, जबकि अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं, जबकि अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। अरे लिखा है भामह, भामह है। ये प्रतिष्ठापक या जनक या पिता, ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं। मुख्यतः दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, जरा से ये लोग सुधार कर लें। शब्दालंकार उनसे कहा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, शब्दालंकार। ये तो मूल बात क्या है, दरअसल ये है शब्द और प्लस अलंकार। तो ये अ और अ मिलकर के संधि हो जाती है ना, और ये मिलकर के आ का निर्माण कर लेती है। इसलिए शब्दालंकार में फिर उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक। ये ब बना है, इसे लग रहा है सस्ता अलंकार। ऐसे भी देखिए, ये कौन कहेगा ब, ध्यान रखिएगा, जैसे ये द है ना, ये गोलाई इसमें ऐसे शामिल होना चाहिए। अरे हमारे भी समझ में तो आना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं, कर मेरी समझ में आ रहा है, बाकी कोई बात नहीं। आप लोग जो है शब्द के साथ जिनाविल जब्र कर देते हैं। तो शब्दालंकार एक हेडिंग के रूप में है, लिखिएगा। इसी में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जहां शब्द के माध्यम से, शब्दालंकार में लिखना, हाँ, जहां शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो,
काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो वहां शब्द अलंकार होता है। अब सारा काम रोक करके इसको पहले समझिएगा। देखिए, पहले तो मैंने आपको यह बताया कि शब्द अलंकार में वर्ण और अक्षर के माध्यम से भी बनाया जा सकता है और शब्द के माध्यम से भी बनाया जा सकता है और वाक्य के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। इन तीनों श्रेणियों में यह बात है। वर्ण के माध्यम से जहां बनाया जाता है वो आता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में वर्ण श्रेष्ठ हो जाता है और जहां शब्द की बात आती है वहां यमक और श्लेष जो अलंकार है वहां शब्द केंद्र में होता है। इसी में और भी है वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और वाक्य में आ जाता है एक लाटानुप्रास और एक आ जाता है वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्ण या अक्षर पर बेस्ड है। यमक श्लेष वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश वो शब्द पर केंद्रित है और वाक्य पर जो आधारित है वो कौन कौन सा? एक तो लाटानुप्रास और दूसरा क्या है? वक्रोक्ति। अब जैसे अनुप्रास में देखिए, एक तो खूब अच्छा सुना होगा आपने तरनी तनुजा, तट और तमाल। इसमें देखिए त वर्ण यहां भी है, फिर यहां भी है, फिर यहां भी है, यहां। तो इसमें देखिए वर्ण को केंद्र में रख करके इसको निर्मित किया गया है, इसलिए अनुप्रास है। यमक में कहा गया है जैसे सूर सूर, तुलसी शशि। दोनों सूर का अर्थ अलग है। सूर सूर का मतलब ये सूर है, ये सूरदास, और दूसरा वाला सूर का आशय है कि सूर्य। यहां शब्द को इस तरीके से रखा गया है कि यहां शब्द अलंकार के यमक के क्षेत्र में है। श्लेष में आपने रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहां पानी के तीन अलग अलग अर्थ हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर मूल रूप से शब्द की बात है। लाटानुप्रास में कहा गया है, एक है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों में शब्द वही है लेकिन भाव अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई मेहमान आया घर पे और आपको लगे कि ये बिना काम का आदमी है और आप घर वाले को समझाना चाहते हैं तो आप यही बोलेंगे कि रोको मत। लेकिन अगर मेहमान शानदार है, बेहतर है, तो आप बोलेंगे रोको मत जाने दो। शब्द वही है चार, लेकिन भाव क्या हो गया? बदल गया। तो ये लाटानुप्रास के लक्षण में आ जाता है। वैसे ही वक्रोक्ति में पूरी पूरी एक पंक्ति होगी। तो कुल मिलाकर के शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहें कि शब्द अलंकार जैसा कि नाम है, केवल शब्द से ही शब्द अलंकार का निर्माण नहीं होता है। उसमें कहीं वर्ण से भी हो सकता है, कहीं शब्द से भी हो सकता है और कहीं वाक्य से हो सकता है। यह बात एकदम स्पष्ट है।
तो लिखिएगा शब्दालंकार में एक पॉइंट पहले से लिखा गया होगा, इसमें दूसरी पॉइंट लिखिएगा। शब्दालंकार में या शब्दालंकार का निर्माण, शब्दालंकार का निर्माण वर्ण ऑब्लिक अक्षर, वर्ण ऑब्लिक अक्षर हाँ शब्द शब्द कॉमा वाक्य, इन तीनों के या इन तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, और नीचे लिखिएगा कुछ शब्दालंकार निम्नवत हैं। पहला लिखिएगा अनुप्रास, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 5, इसके 5 भेद होते हैं। दूसरा लिखिएगा यमक, इसके 2 भेद होते हैं, ब्रैकेट में 2 लिख लीजिएगा। तीसरा श्लेष, इसके भी 2 भेद होते हैं। उसके बाद लिखिएगा वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के भी 2 भेद होते हैं। वक्रोक्ति वो लिखा है। इसके बाद लिखेगा वीप्सा, वीप्सा वक्रोक्ति के बाद। वीप्सा के बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वीप्सा के बाद पुनरुक्ति प्रकाश, ये लिखा है। नहीं, भेद की जरूरत नहीं है उसके लिए। पुनरुक्ति प्रकाश। अगला लिख लीजिएगा चित्रा अलंकार। अगला लिखिएगा मुद्रा अलंकार, चित्रा और मुद्रा। अब सवाल ये होता है कि कभी कभी केवल इतना सरल प्रश्न पूछेगा कि 3 शब्दा अलंकार का और एक अर्था अलंकार का नाम दे देगा, पूछा जाएगा किसमें कौन सा नहीं। पहले ऑप्शन लिखिएगा जरा, मॉडल क्वेश्चन में हैशटैग लगा करके लिखा करिए, ऐसे बना लीजिए और पहले ऑप्शन ए लिखिए। ऑप्शन ए में लिखिएगा हाँ पुनरुक्ति प्रकाश के बाद चित्रा और मुद्रा। ए में लिखिए अनुप्रास, बी में लिखिएगा श्लेष, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी वीप्सा, ऑप्शन डी दीपक। अब इसका सवाल लिखेगा, यही ऑप्शन पर 2 सवाल बनाए जा सकते हैं। सवाल 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित या उपरोक्त में अर्था अलंकार का चयन कीजिए। उपरोक्त में अर्था अलंकार का चयन कीजिए। और दूसरा सवाल लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त में कौन शब्दा अलंकार नहीं है। उपरोक्त में कौन शब्दा अलंकार नहीं है।
ये दो अलग अलग तरीके के सवाल बन गए एक ही ऑप्शन पर। तो पहला कह रहा है क्या कि अर्था अलंकार का चयन कीजिए। तो शब्दा अलंकार में अभी जो जो नाम बताया गया है वो नाम उस ऑप्शन से हटाते जाइए। तो उत्तर क्या निकला? दीपक अलंकार। और दूसरा तरीका यह है कि कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है, तो भी उत्तर। ये बात समझ गए एकदम? चलिए अब देखते हैं। अब ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, कुछ लिखेगा नहीं। एक तो मैंने बताया अनुप्रास अलंकार, एक है आपका यमक अलंकार, एक है श्लेष अलंकार, एक है वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, चित्र अलंकार। लिखेगा नहीं। अनुप्रास शब्द देखिए, इसमें दो शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल बस केवल इतने स्तर तक पूछ सकता है। अनु के बाद क्या लिखा है? प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। कहते हैं कि कोई भी पंक्ति दी गई हो और उसमें कोई भी वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां अनुप्रास हो जाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहां भी है र। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? फिर ध्यान से सुनिएगा। ये जो यमक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ये दरअसल यमक नहीं है, ये पहले युग्मक के नाम से जाना जाता था। तो ये जो युग्मक है ये तत्सम शब्द है। युग्मक क्या होगा? तत्सम। और यमक जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव। अब युग्मक शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है, युग्म और क। और युग्म का मतलब ही होता है क्या? जोड़ा। तो यमक का सबसे बढ़िया लक्षण यही होगा कि कोई भी शब्द यदि पेयर में आए, जोड़े में आए, शब्द जोड़े में हो पर अर्थ अलग अलग हो। जैसे कहा गया जगती जगती की मूक प्यास, यहां पहली बार जगती का अर्थ होता है जागना, और दूसरा जगती का अर्थ होता है पृथ्वी। तो इसका मतलब यह है कि देखिए यहां शब्द क्या है? जोड़े में है, पर अर्थ इसके क्या है? अलग अलग है। तो एकदम एक लाइन में याद रखिएगा कि शब्द जोड़े में हो पर अर्थ अलग अलग होंगे तो वहां यमक हो जाता है। यमक शब्द किसका विकृत रूप है? तो युग्मक का। युग्मक जो है वो तत्सम शब्द है, यमक जो है वो तद्भव शब्द है। ये बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वो कनक कनक ते सौगुनी इसी के अंतर्गत आएगा। खूब अच्छे से जान लीजिए, उसमें एक कनक, दूसरा कनक,
सूर सूर तुलसी शशि वाला उदाहरण इसी के अंतर्गत आएगा जो अभी बताया गया। अब श्लेष की विशेषता क्या होती है कि श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है, का अर्थ होता है चिपकाना, माने एक ही शब्द से यदि कई अर्थ चिपके हों शब्द एक हो पर उसके अर्थ एक से ज्यादा हो, जैसे वही रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पानी का अर्थ जो है एक जगह तो चमक है, एक जगह इज्जत है और एक जगह सफेदी है। तो जहां एक शब्द हो और उसके एक से ज्यादा अर्थ हो वहां क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाता है। अब वक्रोक्ति की बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। और ये वक्रोक्ति अक्सर हमारे जीवन में हो जाता है, जैसे आप मित्र मंडली में आपस में बात कर रहे होते हो, किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ने लगता है, तो आप एक सवाल करते हैं, देखिए मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। इसका मतलब यह है कि जिस मतलब से आपने किसी बात को कही, अगर सामने वाला वह अर्थ ना लेकर के कोई दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। माने मेरे द्वारा जो कथन कहा गया उसका वही मतलब न लेकर के कोई दूसरा अर्थ कल्पित कर लेना ही वक्रोक्ति है। से कहते हैं कि एक बार राधिका जी के यहाँ कृष्ण भगवान पहुंचे और वो दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज आई कि कौन द्वार पर, कौन द्वार पर माने दरवाजे पर कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम न लेकर के उन्होंने भी बड़े दूसरे अंदाज में कहा कि राधे मैं हरि। जब उन्होंने कहा राधे मैं हरि, तो राधा कहती है तो क्यों फरकत पाए, यदि तुम बंदर हो तो यहाँ क्यों उछल कूद मचा रहे हो, क्योंकि हरि का अर्थ बंदर भी होता है। तो उन्होंने जिस आशय से अपना नाम, उन्होंने तो अपना नाम बताया, पर सामने वाले ने, राधिका जानती थी, पर जिस अंदाज में उन्होंने कहा उन्होंने उसी तरीके से बात कर दी। फिर वो जान गए कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि राधे मैं घन श्याम, तो उन्होंने कहा तो बरसों की तजाए, यदि तुम काले बादल ही हो तो जाकर के कहीं बरसने का काम करो, तो यहां आकर के क्यों खड़े हो। फिर उन्होंने कहा कि राधे मैं गोपाल, तो नित गाय चराए, यदि तुम गोपाल हो, गाय चराने वाले हो, तो यहां क्यों आए हो, जाकर के कहीं गाय चराओ। तो जितनी बार उन्होंने अपने बारे में इंट्रो देना चाहा उतनी बार उन्होंने वो चीजें क्या की, बदल दी। तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कोई बात कहता है और सामने वाला जो सुनने वाला है, लिसनर है, यदि उसका वही अर्थ ना लेकर के अर्थ बदल देता है तो वहां वक्रोक्ति हो जाता है। विप्सा भी ध्यान रखिएगा, विप्सा की बड़ी समस्या वाली बात यह है कि ये यमक और ये पुनरुक्ति, ये तीनों एक जैसे होते हैं। जैसे यमक में क्या होता है, शब्द रिपीट होता है, वैसे शब्द इसमें भी क्या होता है, विप्सा में शब्द रिपीट होगा और पुनरुक्ति प्रकाश में भी शब्द का रिपीटेशन होता है। पर इसमें कहा गया है कि इसके अर्थ जो होंगे, एक अर्थ अगर ये है तो एक अर्थ ये हो गया। और पुनरुक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शब्द रिपीट होंगे पर दोनों शब्द का अर्थ एक होगा। और विप्सा में भी क्या होता है, शब्द एक ही होता है। अब समस्या आएगी तब, अब इन दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट किया जाए। इन दोनों में तो अंतर हो गया और इन दोनों में भी अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। यहां इन दोनों का अर्थ सेम है, यहां इन दोनों का अर्थ सेम है। तो विप्सा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर अर्थ के बाद या हर शब्द के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश में दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। बस यही इसका अंतर है। यमक अलंकार में कभी भी दोनों शब्दों के बीच में योजक नहीं लगा होता है, लेकिन बहुत सारी किताबें जब छापती हैं तो कनक कनक के बीच में वो योजक लगा देती हैं। योजक के लगते ही बात इस तरीके से हो जाती है कि दोनों शब्द का अर्थ एक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लिखते हैं घर घर, तो घर घर के बीच में योजक लग जाता है,
क्योंकि हमारा मतलब होता है दोनों घर का अर्थ एक ही है, तो इसके बीच में योजक लगा दिया। तो जब दोनों शब्द का अर्थ एक होगा तभी उसके बीच में योजक लगेगा, अन्यथा योजक नहीं लगता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी यमक अलंकार के मध्य में योजक लग ही नहीं सकता, यदि योजक लगा है तो वहां यमक अलंकार होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? अब ये है कि विप्सा अलंकार में जैसे क्या होता है, विप्सा अलंकार ये कभी कभार पैदा होने वाला होता है, जब अचानक आपके सामने कोई ऐसी घटना घटे जिससे अचानक शब्द आपके मुख से रिपीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा छत से गिरने वाला होता है तो आप अरे अरे कह देते हैं, तो ये अरे और अरे ये अचानक ये उद्बोधन हुआ है और इनके बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा, तो ये विप्सा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे किसी के यहां चोरी हो गई, आपने सुना अरे राम राम, तो राम राम शब्द दोनों राम के बाद क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, और ये चिन्ह परीक्षा में लग करके आएगा, इसलिए आपको कभी डाउट में नहीं रहना है। ये चिन्ह लगा होगा तो आप बताएंगे सरलता से कि यहां विप्सा अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश में दोनों के बीच में हमेशा योजक लगा रहेगा। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मंद मंद के बीच में योजक है और मंथर मंथर के बीच में योजक है। तो अगर योजक लगा होगा तो धूमधाम से ये बता पाएंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा। अब अगला है चित्रा अलंकार, चित्रा और मुद्रा। चित्रा अलंकार और मुद्रा अलंकार में थोड़ा सा अंतर है और ये परीक्षा में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। चित्रा अलंकार का मतलब ये होता है कि शब्द से जब कोई पंक्ति रची जाएगी तो साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने एक चित्र बनता चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। और मुद्रा अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे आप कोई पंक्ति बोलेंगे, पंक्ति जैसे हम बोलते रहेंगे हमारा आशय कुछ और रहेगा, पर मेरे आशय के साथ साथ पंक्ति में एक और अर्थ आपके साथ पैरेलल चलता जाएगा। इसकी विशेषता ये होती है, जैसे शब्द का अर्थ या पूरे वाक्य का अर्थ अलग होगा, पर उस अलग अर्थ के अंतर्गत ही आपके मन में एक भाव और आएगा कि यार इसका मतलब तो हल्का, ये भी निकलता चला जा रहा है। जैसे हुआ क्या, एक स्त्री थी, उसका नाम था धनिया, और वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, वो उनको क्या कहती थी, पिया, प्रीतम। तो गांव के लोग पिया कहते हैं। तो क्या किया कि उसकी स्त्री बड़ी घुमंतू टाइप की थी, चली जाए मायके 2-3 दिन घूम टहल करके आए और घर बताए भी ना कहां जा रहे हैं। नहीं, इसमें वाह वाली क्या बात है, जब आपकी पत्नी भागेगी तब पता चलेगा। इनकी भाग्य है, वाह वाह वाह, क्या बात है। दूसरे वाले पर तो ऐसे ही दिक्कत आती है, अपने वाले पर नहीं। तो बड़ा दुख हुआ, चली गई थी। तो उनके हस्बैंड भी कम नहीं थे, वो एक दिन गई और वो भी किसी को लेकर आए, कह जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। तो जब वो लौटी तो पड़ोसन ने बता दिया कि मामला ऐसे ऐसे था, तुम नहीं गई, तुम गई थी मायके और इनको कोई कमी नहीं थी। तब अब एक पंक्ति आती है कि धनिया कहे पियाज से, ये दरअसल इन दोनों में, माने वो धनिया पिया से आज ही बात कर रही, इसलिए दोनों को मिला करके ये पियाज हो गया था। आधना ले सुन मेरी बात, और तू सोया में थी नहीं, सौतन राखी रात। तो देखिए
ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी मंडी में घुस गए हैं ना, पर मामला कुछ और था। वो अपने पति से ये बात कहती है कि ले सुन मेरी बात, तू सोया, मेथी माने मैं थी नहीं, माने मैं नहीं थी, सौतन राखी रात, तो ये खीरा। तो जो बात मैं कह रहा हूं, कहानी मैंने आपको पहले बताया था, कहानी के आधार पर मैं पंक्ति रच रहा हूं, पर उस पंक्ति के पैरेलल एक और अलग से सब्जियों के नाम भी उद्बोधन हो रहे हैं। ऐसे अलंकार को हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हालांकि ये परीक्षा से, आपकी परीक्षा में तो नहीं आना है, तो मूल रूप से आपको पढ़ना क्या है, 4 अलंकार परीक्षा के संदर्भ में। विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश तो भूलने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि विप्सा की पहचान है हर शब्द के बाद क्या है, विस्मय बोधक, और पुनरुक्ति प्रकाश में दोनों शब्दों के बीच में योजक। तो 4 अलंकार मूल रूप से हमें पढ़ना है। एक है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। यही 4 आपकी परीक्षा में आना है। तो जैसे मान लीजिए पहले अनुप्रास की बात करें, लिखिएगा अनुप्रास अलंकार में हेडिंग बना करके, अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास, जहां अनु का अर्थ बार बार, जहां अनु का अर्थ बार बार, इसे आगे लिखते जाइए, जहां अनु का अर्थ बार बार तथा प्रास का अर्थ वर्ण या अक्षर होता है, तथा प्रास का अर्थ वर्ण या अक्षर होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे, जहां किसी पंक्ति में, जहां किसी पंक्ति में कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए, कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये पंक्ति लिख लीजिएगा, हो गया। सपने सुनहले मन भाई, ये मात्रा कहां से लग गया जी? ये दोनों तीनों उदाहरण लिख लीजिएगा। इसके नीचे एक पॉइंट और लिखिएगा, अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला,
6 का अनुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास, और पांचवा अंत्यानुप्रास। हाँ, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। हालांकि आपकी परीक्षा में यहां से कोई उदाहरण नहीं पूछेगा, 2-3 उदाहरण वैसे सरलतम ढंग से दे देगा जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा यमक अलंकार। अब इसके कम से कम 2-4 उदाहरण आप लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ करके लिख लीजिएगा। लिखेगा लिखेगा कि जहां किसी पंक्ति में अलग अलग अर्थों वाले अलग अलग अर्थों वाले 2 समान शब्दों की आवृत्ति हो, 2 समान शब्दों की आवृत्ति हो, आवृत्ति त पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, आवृत्ति हो, वहां यमक अलंकार हो जाता है। वहां यमक अलंकार हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि 3 बेर खाती हैं, खाती थी वे 3 बेर खाती। अब यहां 3 बेर का एक मतलब हो गया 3 बैर का फल। बेर एक होता था ना, पहले 3 समय लिखिएगा, 3 समय, 3 बार माने सुबह दोपहर शाम, और यहां 3 बेर का फल। हो गया। और एक उदाहरण लिखिएगा,
दो तीन उदाहरण कौन कौन सा लिखाए हैं अभी, इसके पहले भी लिखाया गया है ना दो। एक तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गड़ केशवदास। ऐसे ही मन का फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। तो यहां एक मन का मतलब होता है मनके की माला, और एक मनका का अर्थ होता है, मन का फेर का मतलब होता है मन का आडंबर। आडंबर का मतलब ढोंग। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। और कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती हैं। और कहे शिवराज वीर तेरे त्राहि त्रास से वो नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं। इसमें कुल 6 बार अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पूरी पंक्ति में 6 बार यमक अलंकार का प्रयोग है, पर इतना आपको आवश्यकता नहीं है। ये 2 3 4 आप रटे रहेंगे, काम बन जाएगा। और नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार अब पढ़ा जाएगा कल। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि कम से कम अनुप्रास अलंकार का 10 और यमक अलंकार का 10 उदाहरण लिख करके ले आना है। और ऐसे रैंडम 4-5 लोगों की हम कॉपी देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के कम से कम 10 उदाहरण और यमक अलंकार के 10 उदाहरण।